हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो जिसमें आज आप जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के क्रिटिसिज्म लेख जो कल्चर एंड एनार्की के नाम से 1869 ईस्वी में एक किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। कल्चर एंड एनार्की चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 चैप्टर में ये कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू आर्नोल्ड ने डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर स्वीटनेस एंड लाइट, सेकंड डूइंग एज वन लाइक एनार्की, थर्ड बार्बरियन, फिलिस्टीन एंड पॉपुलेस, फोर्थ हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म, फिफ्थ पोरो यूनन एस्ट नेसेसरियम, these are the words of Latin word, one liberal practitioner. Point first, culture means society, way of life, custom and tradition. Anarchy means unrest, lawlessness, disorder and chaos. संस्कृति का अर्थ है समाज की जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपरा। अराजकता का अर्थ है अशांति, अराजकता, अव्यवस्था। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्रिटिसिज्म है मैथ्यू आर्नोल्ड का, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर एंड एनार्की इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन 1867, 1868 एंड कलेक्टेड एज अ बुक इन 1869। संस्कृति और अराजकता, जिसे नाम है, मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा आवधिक निबंधों की एक श्रृंखला है जो पहली बार कॉर्नहिल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और उसके बाद 1669 में एक पूर्ण बुक के रूप में एकत्रित करके लिखी गई। द प्रीफेस वाज एडेड इन 1875। 1875 में द प्रीफेस सबसे पहले इसमें पब्लिश हुआ, लिखा गया। और कल्चरल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक इन 1869। 1869 में सांस्कृतिक और राजनीति आलोचना करके लिखा गया। इट एड्रेसेस द स्टेट ऑफ इंग्लैंड कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। यह इंग्लैंड की संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था की सब स्थिति को संबोधित करती है। स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में मजबूत सांस्कृतिक आधार बनाया गया। और क्लासिक ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड रिमेन्स रेलेवेंट टू डिस्कशन ऑफ द रूल ऑफ कल्चर एंड वैल्यू इन शेपिंग सोसाइटी। सांस्कृतिक आलोचना का एक क्लासिक और समाज को आकार देने में संस्कृति और मूल्यों की भूमिका की चर्चा के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। चैप्टर फर्स्ट, स्वीटनेस एंड लाइट। दिस फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट इज selected by Jonathan Swift's work द बैटल ऑफ द बुक 1704। 1704 में जो बैटल ऑफ द बुक्स के नाम से जोनाथन स्विफ्ट ने जो बुक अपनी लिखी थी, वर्क लिखा था, उसी से ये फ्रेज लाया गया है। इट इज़ एन इंग्लिश ईडियम यूज्ड इन कॉमन स्पीच। यह इंग्लिश ईडियम है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला है। पर्सनल हैप्पी कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब व्यक्तिगत खुश चेतना के रूप में भी दिया जाता है। स्वीटनेस इज मोरल राइटियसनेस एंड लाइट इज इंटेलेक्चुअल पावर एंड ट्रुथ। स्वीटनेस इज ब्यूटी एंड लाइट इज इंटेलिजेंस. Together they make up the essential character and human perfection which had its fullest development, he believed, among the ancient Greeks. ये स्वीटनेस नैतिक धार्मिकता और प्रकाश, बौद्धिक शक्ति और सत्य है। स्वीटनेस सुंदरता है और लाइट बुद्धि के रूप में सिंबलाइज किया गया है। साथ में वे आवश्यक चरित्र और मानव पूर्णता बनाते हैं जिसका पूर्ण विकास हुआ है। उनका मानना था कि प्राचीन यूनानियों के बीच में भी इसका विकास हुआ था। स्वीटनेस इज सिंबलाइज्ड हनी, हनी को सिंबलाइज करता है स्वीटनेस। एंड लाइट इज बैक्स, और लाइट बैक्स को सिंबलाइज करता है। चैप्टर सेकेंड, डूइंग एज वन लाइक, मीन्स होता है एक जैसा करना। इट इज अपोजिट ऑफ कल्चर, ये कल्चर क्या अपोजिट होता है। डूइंग एज वन लाइक हिज term for individuals who act out of self-interest without regard for the greater good. यह संस्कृति एक जैसा के विपरीत है। उन व्यक्तियों के लिए उनका शब्द है जो बड़े अच्छे की परवाह किए बिना स्वार्थ से काम करते रहते हैं। मशीनरी और सोशल सिस्टम, इसमें मशीनरी और सोशल सिस्टम की व्यवस्था दिखाई गई है। आवर बेस्ट जज इज पीपल्स ओन इंटरेस्ट. The existence of industrialization affected very well common people. Anarchy is the result of doing as one like on the basis of the freedom
to enjoy the actor rather on the concept of that act. बताते हैं कि हमारा सबसे अच्छा जज लोगों के का अपना हित होता है। औद्योगिकरण के अस्तित्व ने आम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित किया। अराजकता अभिनेता की अवधारणाओं के बजाय अभिनेता का आनंद लेने की स्वतंत्रता के आधार पर काम करने का परिणाम है। इस चैप्टर में इन्होंने ये लिखा है, चैप्टर 3, बारबरियंस, फिलिस्टीन्स, पॉपुलेश, मॉडर्न सब डिवीजन ऑफ क्लासेस, आधुनिक वर्गों का उपविभाजन दिखाया गया है। The barbarians are represented by the privileged aristocracy, while the rule of the Philistines had been handed down to the middle class. बर्बर लोगों का प्रतिनिधित्व विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है, जबकि फिलिस्तीन की भूमिका मध्यम वर्ग तक सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग क्लास गॉट ऑफ प्रेटी एसे विद जस्ट बींग कॉल्ड द पॉपुलेश। मजदूर वर्ग को सिर्फ जनता कहलाने के से ही राहत मिली थी। द फिलिस्तीन्स आर डिफाइंड बाय सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड टू प्रोन टू कंजर्वेटिव एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेटस को। फिलिस्तीन्स को आत्मसंतुष्टि द्वारा परिभाषित किया जाता है और वे यथास्थिति की रूढ़िवादी स्वीकृति के लिए बहुत ही प्रवण होते हैं। They will never be considered equal to the barbarian. English class system is divided into 3 parts. बताया गया है कि उन्हें कभी भी बर्बर लोगों के बराबर नहीं माना जाएगा। अंग्रेजी वर्ग व्यवस्था में 3 भागों का वर्णन विभाजित किया गया है according to Arnold. First, barbarian is symbolized the aristocracy. Philistines is symbolized the middle class. Populace is symbolized the working class. मीन्स बर्बरता जो होती है उसका सिंबलाइज किया गया है उसे द एरिस्टोक्रेसी से। नेक्स्ट, फिलिस्तीन्स को सिंबलाइज किया है मिडिल क्लास वर्ग से, मिडिल क्लास वर्ग। और पॉपुलेस जो होती है मीन्स जनसंख्या का प्रतीक श्रमिक वर्ग से किया गया है। चैप्टर 4, हेब्रेइज्म एंड हेलेनिज्म। हेब्रेइज्म मीन्स होता है हिब्रूवाद, हिंदी में इसको हिब्रूवाद बोलते हैं। हेलेनिज्म, हेब्रेइज्म ज्यूज ट्रेडिशन, ज्यू फॉलोड हेब्रू रिस्पेक्ट टू अदर्स। हिब्रूवाद यहूदी परंपरा का है। यहूदी हिब्रू का अनुसरण करते थे, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना उनमें रहा करती थी। हेलेनिज्म ग्रीक ट्रेडिशन, ट्रू एंड लॉजिकल टू अदर्स। हेलेनिज्म ग्रीक परंपरा से भरा हुआ है और दूसरों के प्रति सत्य और तार्किक की भावनाएं रखते हैं। यही दोनों में अंतर है। हेब्रिज्म हिब्रूवाद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड हेलेनिज्म ट्रू एंड लॉजिकल टू अदर्स। नेक्स्ट, Arnold argues that Hebraism has long been more dominant in English culture and that now it is time for Hellenism to once again the ascendancy. आर्नोल्ड का तर्क है कि हिब्रूवाद लंबे समय से अंग्रेजी संस्कृति में कभी प्रभावी नहीं रहा है और प्रभावी रहा भी है तो हेलेनिज्म के लिए एक बार फिर से वर्चस्व का समय आ जाता है। पहले हिब्रूवाद एक लंबे समय तक अंग्रेजी में वर्चस्व बनाए रखा, उसके बाद हेलेनिज्म अभी बना हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, पोरो यूनन एस्ट नेसेसरियम। दिस चैप्टर इज टाइटल्ड अ लैटिन कोटेशन दैट इज मीन्ड बट वन थिंग इज नीडफुल। आर्नोल्ड shows the historical background and writers. He compares in the history Hebraism, Hellenism. England needs Hellenism knowledge and logic. Arnold expounds upon the benefits of Hellenism and the role it should now play in English culture. इस अध्याय का शीर्षक एक लैटिन उद्धरण है जिसका अर्थ है लेकिन एक चीज आवश्यक, ये लिखा हुआ है बट वन थिंग इज नीडफुल। ये है पोरो यूनन एस्ट नेसेसरियम का मीन्स। आर्नोल्ड शो करते हैं, दिखाते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लेखों को दर्शाते हैं। वह इतिहास में हिब्रूवाद और हेलेनिज्म की तुलना करते हैं। इंग्लैंड को हेलेनिज्म ज्ञान तर्क की ज़रूरत है, ये भी बताते हैं। आर्नोल्ड हेलेनिज्म के लाभों और अंग्रेजी संस्कृति में अब इसकी भूमिका के बारे में बताते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वन लिबरल प्रैक्टिशनर, एक उदारवादी व्यवसायी। Arnold discusses the nature of freedom, claiming that freedom is more about service and duties than the idea of rights.
आर्नोल्ड स्वतंत्रता की प्रकृति पर चर्चा करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि स्वतंत्रता अधिकार के विचारों से अधिक सेवा और कर्तव्यों के बारे में है। ट्रू परफेक्शन इज एन इनवर्ड परफेक्शन वर्किंग फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड अफेक्टिंग। सच्ची पूर्णता एक आंतरिक पूर्णता है जो अंदर से बाहर की ओर काम करती है और प्रभावित करती है बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एट लार्ज। व्यक्तिगत और समुदाय दोनों बहुत बड़े रूप में दिखाए जाते हैं। मैनी injustice presented in England, such as the impoverishment of the working class. The impoverishment of the working class बताया है इंग्लैंड में कई अन्याय प्रस्तुत किए गए, जैसे मजदूर वर्ग की दरिद्रता भी दिखाई गई। दिस इज नो जस्टिफिकेशन फॉर रैपिड एंड रेडिकल एक्शन। इंस्टीड बिलीवर इन कल्चर शुड फोकस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट इज ट्रू गुड। यह तीव्र और कट्टरपंथी कार्रवाई का कोई भी औचित्य नहीं है। इसके बजाय संस्कृति में विश्वास करने वालों को यह निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सच्चा और अच्छा क्या है। इस वीडियो में सभी पॉइंट्स और फैक्ट्स एनालाइज किया है मैंने। सभी पॉइंट्स को नोट कर लें। आगे आने वाली परीक्षाओं में जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होंगी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।